हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। धीरज सीटेट एकेडमी में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार स्टेट के बारे में चल रहे हैं और बिहार स्टेट का मैंने एक दो वीडियो प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन थे उन्हें मैं अपलोड कर चुका हूं। और कुछ बच्चों का डिमांड रहा कि कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराया जाए ज्योग्राफी के, तो मैं आज लेकर आया हूं ज्योग्राफी का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ज्योग्राफी में कुल 6 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं। तो ये 6 चैप्टर को यदि मैं एक साथ करना चाहूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसे मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में करके डिवाइड करके बनाया जा रहा है ये वीडियो। पार्ट 1 में मात्र 3 चैप्टर ही रहेंगे और ये 3 चैप्टर होंगे। पहला है, आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो चैप्टर यहाँ पर दिख रहा है ये है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस तरह आगे भी 2 चैप्टर हैं। दूसरा नंबर चैप्टर का नाम जो है वो है कृषि, और जो तीसरा चैप्टर है वो निर्माण उद्योग। तो मैं इस वीडियो में यही 3 चैप्टर को कवर करूंगा जिसे पार्ट 1 का नाम दिया जाएगा, और इसके बाद आगे का जो वीडियो बनेंगे पार्ट 2 उसमें 3 चैप्टर रहेंगे। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया करके ये सब काम आप लोग कर दिए, क्योंकि ये सब रोज़ रोज़ बोलने का चीज़ नहीं होता है। इससे आपका क्या है कि आपके और आपके साथियों का भी सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाएगा और उन लोग के प्रति एक बॉन्डिंग बना रहेगा, और ये लगेगा कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे साथी को भी बेनिफिट मिलता रहे, उनके पास भी ये वीडियो बनता भेजा जा सके। तो इसलिए शेयर भी करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए और इसे शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन हैं जो आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। जिससे पहला क्वेश्चन जो है 1 नंबर, उसे देखते हैं। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, जिसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सौर ऊर्जा निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निर्माण में तो कौन सा पुनः पूर्ति योग्य मतलब इसे फिर से हम लोग पूर्ति कर सकते हैं, इस टाइप का यह संसाधन है। 3 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो उसका तट रेखा का सीमा रेखा पूछा है, तो यह 200 nm नैनोमीटर, 200 nm जिसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा यह 4 नंबर डी के साथ जाएगा, 19.2 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है वो किस प्रकार का, ये अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय, मतलब एक बार जो यूज हो गया उसे हम लोग फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो 7 नंबर क्वेश्चन उपजाऊ मिट्टी के बारे में बोला, तो सबसे अधिक उपजाऊ हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय का कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर राजस्थान के साथ जाएगा। चलिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी जो कृषि होती है वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सी कपास की खेती के लिए? तो हो जाएगी काली मिट्टी, क से कपास और क से काली, तो सी ऑप्शन जाएगा। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो ये 13 करोड़ हेक्टेयर का भूमि का संरक्षण हो गया है, क्षरण हो चुका है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, एंड्रीन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश के बाघों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बाघों को भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है?
महासागर में कितना प्रतिशत है? तो 96.5%। आगे चलते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, जल की उपस्थिति रहेगी तो उसे कैसा ग्रह कहते हैं? तो उसे नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह नीला टाइप दिखाई देता है जिसमें जल की प्रेजेंट है हमारे पृथ्वी में। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का बढ़ा है? तो ये अर्सेनिक एक तत्व होता है, तो वही अर्सेनिक का बढ़ा है संकेंद्रण। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में पूछ रहा है, तो 65% जल रहती है, प्रेजेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 16%। 16% जनसंख्या क्या है जो भारत में निवास करती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो ये सोन नदी घाटी बिहार की, क्योंकि यह कहाँ है? बिहार में है, बाकी सब बिहार के बाहर। ये झारखंड में हो गया, भाखड़ा नागल आपका पंजाब के आसपास देखा जा सकता है, और रिहंद नदी घाटी ये उत्तराखंड में है। सोन नदी जो है ये हमारा बिहार का प्रमुख, और ख़ास करके दक्षिण बिहार, जिसे साउथ बिहार का जो साउथ इलाका है, जिसमें गया, औरंगाबाद और ये पटना की जो निचली इलाका आते हैं, उसमें ये सोन नदी जो है बहुत मुख्य भूमि निभाती है उपजाऊ करने के लिए, खेती करने के लिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो वन का विस्तारण बोल रहा है, कितना प्रतिशत क्षेत्र था? तो 19.27, ऑप्शन नंबर बी के साथ। 23 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में इसका विस्तार भारत का हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये 7.1% में वन का फैलाव है। बिहार में बात कर रहा है, ये पूरा वर्ल्ड की और भारत की बात नहीं कर रही है। बिहार में कितने प्रतिशत वन है? वन तो 7.1%। चलिए, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11, इतने प्रतिशत वन है। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे अधिक विस्तार वन का पूछ रहा है, मतलब ये जो दिया हुआ है इसमें कहाँ ज़्यादा वन है? तो ये एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। वनों का वर्गीकृत 3 वर्गों में किया गया। कितने वर्गों में किया गया है? 3 वर्गों में। नेक्स्ट, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? कितना हुआ? तो 26,200 कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। आगे चलते हैं। FAO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? कितने हेक्टेयर विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर का विस्तार हो चुका था। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अब देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसको नहीं आता होगा? आगे चलते हैं। मयूर है, उसका मोर है जिसे बोलते हैं। 31 नंबर, चरक का संबंध किस देश से था? चरक क्या होता है? वो भारत से संबंध था। चरक का संबंध भारत से। टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग किस लिए होता है? तो कैंसर जो बीमारी होती है उसमें टैक्सोल का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प। देखिए राष्ट्रीय पुष्प बोला है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन इसे आ सकता है। आपका ये प्रैक्टिस सेट है, ये पूछा नहीं गया, ये सब प्रैक्टिस सेट है। आप लोग भूगोल के ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या हो गया हमारा? कमल हो गया। संविधान की धारा 21 का संबंध, धारा 21 का संबंध क्या है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है संबंध। नेक्स्ट चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। आगे चलते हैं। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? एक ऐसा जीव का नाम इसमें से है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है, वो है घड़ियाल। घड़ियाल और कोई देश में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? उद्योगों की जननी लोहा को माना जाता है। किस खनिज को? तो लोहा को।
38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लोहे का अयस्क का उसका एक प्रकार है, तो हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? लोहे का एक प्रकार है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य। अभी देखिए राज्य पूछ दिया, तो भारत का वैसा राज्य जहाँ लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो वह है कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? अब खनिजों का पूछ रहा है, कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग, तो लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। 100 टाइप के जो खनिज है, खनिज लवण है, वो पाए जाते हैं भारत में। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? अब लोहे का जो उसमें पाया जाता है, उसमें किसका उदाहरण है? तो मैग्नीज है। मैग्नीज में क्या है? थोड़े मोड़े लौह पाए जाते हैं। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें अधात्विक खनिज, धातु नहीं होना चाहिए, अधात्विक। तो अभ्रक क्या है? ये अधातु है, बाकी तीनों धातु है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण हो गया आपका अभ्रक। चलिए 43 देखते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ जो राज्य है तो भारत के अंदर है, तो कितना प्रतिशत तो उत्पादन करता है? तो 20% वो लौह उत्पादन करके देता है भारत को। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? भारत का मैग्नीज में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। चलिए, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर में। 46 नंबर कहता है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा जो क्या चीज़ खनिज का होता है? तो मैग्नीज का होता है। मैग्नीज में क्या? उड़ीसा सबसे नंबर 1 है, सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अब एल्युमिनियम बनाएंगे तो क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा? तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। आगे चलते हैं 48 नंबर, बिहार झारखंड में 48 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, देश में तांबे का कुल भंडार कितना प्रतिशत है? कितना है तांबे का कुल भंडार? कितना है? तो तांबे का 125 करोड़ टन, 125 करोड़ टन तांबे का भंडार है। चलिए आगे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका जो स्टेट है वो बिहार झारखंड BSST का पूछा हुआ, तो बिहार का क्वेश्चन है ये। तो ये कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 80%। 80% ऑप्शन नंबर सी के साथ। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। 51 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल विशाल भंडार असम में है। चलिए, असम के डिगबोई में। चलिए ये भी आप समझ रहे हैं, तो डिगबोई, असम का एक डिगबोई है, वहाँ तेलों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, खनिज तेल की। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया तो तारापुर। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, MH, जिसे शॉर्टकट में महाराष्ट्र बोलते हैं। कि तारापुर स्थापित किया गया। 53 नंबर, प्राथमिक कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय कौन सा है? तो यह है कोयला। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट चलता है 54 नंबर, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का क्या उदाहरण नहीं है? तो ये विद्युत, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। आगे, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितना साल पहले? गोंडवाना जो है तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य। सबसे ज़्यादा कोयला कौन से राज्य में मिलते हैं भारत में? तो ये हो गया झारखंड। अब झारखंड के अंदर पूछेगा कौन से एरिया में, तो आप लोग धनबाद कर सकते हैं। धनबाद के जो झरिया जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खदान है कोयले के मामले में। और धनबाद हो गया, फिर इधर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जा सकते हैं तो दुर्गापुर, रानीगंज, ये सब हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, नहीं 58 छूट गया था। चलिए ठीक है, 58 देखते हैं। 58 कहता है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा कहा जाता है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला होता है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है, खनिज तेल हेतु। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से इधर आ गया है, तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में। डिगबोई कहाँ? असम में है। ये तेल शोधक कारखाना है, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस तेज? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर बी।
62 भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल अभी मैंने थोड़ा चर्चा किया था, ये सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नांगल क्या है? यह सतलुज नदी पर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत मतलब साउथ की बात कर रहा है, जो इंडिया का जो मैप है उसमें नीचे उसी को दक्षिण भारत बोलते हैं, जिसमें तमिलनाडु आते हैं, कर्नाटक आते हैं, केरल, गोवा ये सब आते हैं। तो ये तुंगभद्रा जो परियोजना है नदी घाटी, ये बहुत पुरानी है, सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो बरौनी, बिहार में जो बरौनी का क्षेत्र है उसमें ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो है वो जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 66 क्वेश्चन कहता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह वो तारापुर है। तारापुर ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, MH जिसे शॉर्टकट महाराष्ट्र कहते हैं। चलिए 67 देखते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा का जो विकास होता है सबसे ज़्यादा संभावना किस में है? तो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु जो मात्रा में अधिक अनुकूलन परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? यह कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। और खंबात की खाड़ी कहाँ है? यह है गुजरात। गुजरात में जो है खंबात की खाड़ी है, और यहाँ कच्छ की खाड़ी भी गुजरात में ही है, दोनों खाड़ी वहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? अभी मैंने इसकी चर्चा किया था कि यह झारखंड में कोयला है। तो कोयला झारखंड में कहाँ? तो धनबाद। धनबाद में जब पूछेगा जिला तो जिला का नाम हो जाएगा धनबाद में ज़्यादा कोयला है। और धनबाद में कहाँ? तो झरिया एक जगह है जहाँ पर कोयले का बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा वहाँ पर खदान है, ज़्यादा माइंस है कोयले का। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 68 नंबर, एक मिनट 68 तो मैंने देख लिया हूँ। 69 हो गया झरिया। 70 नंबर देखते हैं। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर जिसे बोलते हैं, बाघ के लिए कान्हा बहुत प्रसिद्ध है। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। मेघा पाटकर जो जुड़ी है तो किस लिए? तो मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ नदी है, नर्मदा नदी, उन्हीं को बचाने के लिए मेघा पाटकर का नाम सर्वप्रथम आता है। 72 नंबर क्वेश्चन देते हैं। भारत में किस खनिज का अभाव है? खनिज का बहुत कम है। तो ये लेड जो होता है, लेड जिसको पीवी बोलते हैं, तो लेड की अभाव है, मतलब ये बहुत कम मात्रा में भारत में पाया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें इस चैप्टर का, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये तो बहुत लोगों को पता ही होगा, यह 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद जो होता है वो चैप्टर दूसरा शुरू होता है। चैप्टर 2 का नाम है, चैप्टर 2 के बारे में हम लोग देखते हैं। उस चैप्टर 2 का नाम मैंने बोला था तो कृषि है। कृषि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 से भी कुछ 50-60 क्वेश्चन रहेंगे। अब मैंने कृषि के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कृषि के बारे में? इनमें कौन सी रबी की फसल है? जो पहला क्वेश्चन जो बोलता है तो रबी की फसल के बारे में चर्चा किया है। तो चना जो है, चना क्या है? रबी की फसल है। चलिए आगे चलते हैं। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? उजला सोना कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा जो बोला जाएगा किस फसल को बोला जाएगा? वो बोला जाएगा जूट को। ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारे क्वेश्चन जाएंगे। चलिए 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? यह है रोपण कृषि। यह क्या है? हमारा रोपण कृषि होता है। इस टाइप में एक ही क्षेत्र में लंबे चौड़े फसल उगाई जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? जो शुष्क क्षेत्र में बोई जाती है तो कौन सी फसल है? तो गन्ने की फसल है जो नहीं बोई जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? चाय का उत्पादक कौन करता है? तो असम बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय का उत्पादन करती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी में होती है? कौन सी रूप में होती है? तो किस मिट्टी में होती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में हम चावल की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो चाय का उत्पादन में दूसरा स्थान पर भारत है। चाय में दूसरा स्थान पर भारत है।
चलिए, रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल जो पैदा होती है कौन सी ऋतु में? तो जाड़े की ऋतु में रबी की फसल पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारे आंसर जाएंगे। जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट जो होता है वो किस मौसम में उगते हैं? जूट सभी मौसम में नहीं होंगे, जो होगा उस टाइप के मौसम, आपको उष्ण और आर्द्र जलवायु इस टाइप का मौसम बना रहेगा तो जूट का जो फसल है वो बहुत अच्छा तरीक़ा से होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरेबिका किस फसल के उत्तम किस्म है? अरेबिका जो होता है वो कोई फसल है, उसका उत्तम किस्म है तो कहवा की है वो। कहवा क्या होता है? एक फसल, ये पौधा है, उसका अरेबिका एक फसल होती है, उसी का एक उत्तम किस्म की है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान। अब चावल में कौन सा स्थान है भारत का भाई? तो अपना दूसरा स्थान है, क्योंकि पहला स्थान किसी और का है, दूसरा नंबर पे भारत आता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? अब भारत के अंदर जो गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है वो हमारा 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन होता है। चलिए, अब गेहूं उत्पादन विश्व में भारत का स्थान। अब विश्व में पूछ दिया भारत का स्थान, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का है, तो 1-2 बार सेट कर लीजिएगा माइंड, आपको पता चल जाएगा कि विश्व में कहीं कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा स्थान है, अब भारत में कौन सा राज्य है चावल में, कौन सा राज्य है गेहूं में, ये सब आपको थोड़ा माइंड सेट करना पड़ेगा। ये भारत में जो चावल का स्थान हो जाएगा वो दूसरा नंबर पर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर कहता है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट उत्पादक के बारे में पूछ दिया तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है? सबसे बड़ा जूट का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल चावल होती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाती है। बरसात के टाइम बोई जाती है, जिसे हम लोग जून जुलाई के क्षेत्र बोल सकते हैं, जून जुलाई का मौसम में, जून जुलाई का महीना में बोल सकते हैं। और ये काटी कब जाती है? तो वही अक्टूबर नवंबर के आसपास काटी जाती है खरीफ की फसल, जिसमें चावल मक्का ये प्रमुख फसल होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? किस प्रकार की जलवायु होगा? तो उष्ण और शुष्क। इसे मतलब हल्का गर्मी भी चाहिए और हल्का शुष्क, उष्ण और शुष्क दोनों चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है? एक गांठ जो होगा वो कितना किलोग्राम का होगा? तो 170 किलोग्राम का एक गांठ होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र होगा वो पश्चिम बंगाल को कहा जाएगा, क्योंकि जूट का उत्पादन में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे आता है। जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करवाता है? तो पश्चिम बंगाल करवाती है। आगे चलते हैं। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास की खेती कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? 210 दिन। 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? चलिए अब आंध्र प्रदेश के बारे में बोला जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश कौन सी फसल सबसे ज़्यादा तैयार करती है? तो तंबाकू नाम की फसल, जो तंबाकू होता है वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। 22 नंबर देखते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो तो भारत की बात कर रहा था, आंध्र प्रदेश में। और ये बिहार की जब चर्चा करेंगे तो तंबाकू उत्पादन में कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा समस्तीपुर। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क का पूछा है कि कौन सा इसमें किस्म नहीं है, तो केसर। केसर जो होता है वो सिल्क की किस्म नहीं है, दूसरे प्रजाति की आती है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सी है? अब दक्षिण भारत जो हमारा नीचे का एरिया है, भारत का जो मैप होता है उसे साउथ इंडियन कहते हैं, दक्षिण भारत कहते हैं। तो गन्ना उत्पादन पूछा है तो हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करती है दक्षिण भारत में महाराष्ट्र। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? तो यह है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधानशील है। आगे चलते हैं। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित किया गया है? ये कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। लखनऊ मतलब यूपी की राजधानी है। आगे चलते हैं। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है भाई? तो ये जनसंख्या जो होती है ये उसके कारक नहीं है, गहनता को प्रभावित नहीं करती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? जो बरसात में होती है उसे खरीफ फसल। अभी मैंने चर्चा किया कि यह बरसात के टाइम इस फसल को बोया जाता है, मतलब वो जून जुलाई के मध्य जून चाहे जुलाई फर्स्ट में इसे बोया जाता है खरीफ की फसल। और ये काटी कब जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर के एंड में काटी जाती है, जिसे खरीफ फसल कहते हैं। आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का तो ये पड़ा है गेहूं पर। हरित क्रांति का जो फसल
गेहूं पर पड़ा है। दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल में क्या मिलते हैं? दाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलते हैं। अनानास उत्पादन में अग्रणी है। अनानास कहाँ उत्पादन होता है? तो मेघालय में सबसे ज़्यादा होता है, आपका मेघालय में अनानास। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन करता है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का जो नारियल प्रदेश है वो केरल को कहा जाता है, क्योंकि केरल में ही बहुत ज़्यादा नारियल के पेड़ है, बहुत ज़्यादा नारियल का उत्पादन होता है। यहाँ नारियल का तेल से मछली छाना जाता है, मछली खाया जाता है। ज़्यादा सब्जियां बनती है तो यहाँ नारियल के तेल में ही बनती है। वो राज्य है हमारा केरल। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? यह धान के लिए। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा मतलब गर्मी के टाइम भी कुछ कुछ वर्षा होती है तो धान के लिए होती है, क्योंकि धान जो होती है वो समझिए तो आपका सालों भर तैयार होती है। कोई ऐसा धान होता है जो ग्रीष्म काल में भी रोपा जाता है, उसका बुआई किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रथम उत्पादक है? पंजाब जो है किस फसल का उत्पादन करता है? तो ये करता है गेहूं का। गेहूं में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य है पंजाब। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी को मड़ुआ। जैसे मड़ुआ का एक रोटी होता है तो उसी को रागी भी कहते हैं। मड़ुआ का रोटी चाहे रागी का रोटी बोल सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग को ही अच्छी तरह से पता होती है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? दलहन का फसल इसमें से कौन नहीं है? तो बाजरा जो है ये दाल नहीं है, दूसरा है। बाकी चना का दाल हो सकता है, अरहर का दाल हो सकता है, मसूर का दाल हो सकता है। ये बाजरा एक मकई की प्रजाति है, इसे आटा बनाया जाता है। बाजरा को पीस के आटा बनाइए आप लोग। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट का था 37 नंबर, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? जो चाय जो होता है वो हमारा रोपण की कृषि फसल है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, तो इसके आंसर कृषि हो जाएंगे। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो कृषि है तो जीवन निर्वाहन कृषि। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हमारे आंसर जाएंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना होता है? कितना होता है चावल का उत्पादन? तो 1990 किलोग्राम ये हमारा उत्पादन होता है। आगे चलते हैं 41 नंबर। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की खेती के लिए तो 100 से 200 सेंटीमीटर जो हमारा वर्षा की मात्रा इतनी अच्छी होगी, इतनी वर्षा होगी तो हमारा धान की जो खेती है बहुत अच्छी तरीके से फसल उपजाऊ हो सकती है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? ये तो 7 करोड़ टन से ऊपर, 7 करोड़ टन से भी ऊपर इसका उत्पादन हमारे देश में है। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? मतलब कितनी उत्पादन कर सकते हैं देश में? तो 185 लाख। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो होता है 2800 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारे इस क्वेश्चन के आंसर जाएंगे 2800 किलोग्राम। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफ़ी का जो पौधा होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बल्कि 3 से 6 मीटर की हाइट तक उसका अधिकतम ऊंचाई हो सकती है। चलिए आगे। पकते समय गेहूं का फसल के लिए आदर्श तापमान, जब पक रहा उस समय उसका आदर्श टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो गेहूं के फसल का होना चाहिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि ये फसल जो है ये कटता कब है भाई? तो ये कटता है हमारा मार्च अप्रैल में कटता है। गेहूं की जो फसल जो होती है वो ठंडी में बोई जाती है और गर्मी के आसपास, ठंडी के आसपास इसे काट लिया जाता है। जो लास्ट ठंडी खत्म होती है मार्च या अप्रैल फर्स्ट में इसे काटा जाता है। तो इसका टेम्परेचर जो होता है औसत टेम्परेचर वो 21 से लेकर 26 तक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? जो 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? शुष्क कृषि। उसे कहा जाता है शुष्क कृषि। ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो मैंने चर्चा कर चुका है, काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए होती है। आगे, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? अब गन्ना की खेती के लिए पूछ दिया है तो गन्ने की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री, गन्ने की खेती के लिए भी उसी के आसपास इसके टेम्परेचर होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा कहा जाता है गोरखपुर देवरिया को। और ये दोनों कहाँ हैं? दोनों यूपी में है, गोरखपुर भी और देवरिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन करता है, चीनी किस्म की
चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है? तो चीनी बोही जो किस्म का चाय है उसे चीनी कहा जाता है, बोही। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? कौन सी स्थान की जो चाय होगा बहुत अच्छा चाय, तो दार्जिलिंग का है। असम का चाय जो फेमस होता है, तो असम में है चाय की बहुत फेमस होती है। लेकिन जो दार्जिलिंग है ये पश्चिम बंगाल में आता है। तो यहाँ पर जो चाय होता है इसका बहुत अच्छा डिमांड होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगफुल होता है। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? जो रेशम का पालन करेंगे तो सेरीकल्चर, सेरी, ऑप्शन नंबर ए के साथ सेरीकल्चर। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो झूम कृषि को कर्तन दहन कहते हैं, झूम कृषि को। चलिए आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की जो खेती होगी वो महाराष्ट्र में होगी। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ज्वार की खेती होती है। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बाजरा में गुजरात हो गया। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है ज्वार बाजरा के कारण, क्योंकि ज्वार बाजरा दोनों एक साथ ही रहते हैं। तो जब आपका बाजरा पूछे तो बाजरा में गुजरात हो जाएगा, और जब ज्वार पूछे तो ज्वार में महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन निर्वाहीन कृषि की उपज नहीं है? इनमें निर्वाहीन कृषि की उपज नहीं है तो है हमारा गन्ना, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 58 नंबर, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है स्थानांतरित कृषि के लिए। चलिए आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर और 60 नंबर, ये दो क्वेश्चन के बाद इस चैप्टर को भी समाप्त कर दिया जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तेलहन में तो ये पहला उत्पादन है। तेल के मामले में भारत सबसे पहला है वर्ल्ड में। चलिए आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कहता है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मूंगफली का उत्पादन में गुजरात है, यह फर्स्ट नंबर पे आता है, सबसे अधिक गुजरात में मूंगफली होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2 नंबर चैप्टर भी ख़त्म कर दिया, जिस चैप्टर का नाम था कृषि, और ये आज का अंतिम चैप्टर है निर्माण उद्योग, चैप्टर नंबर 3। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए मैंने क्या किया, 6 चैप्टर को 3 में बांट दिया। आगे के 3 चैप्टर को पार्ट 1 नाम दे देंगे और लास्ट के जो पार्ट 2 दे देंगे, उसी में भी मैं कुछ घंटों के बाद शाम तक लोड कर दूंगा उसी भी। चलिए ठीक है, तो 3 नंबर जो चैप्टर है, 3 नंबर टॉपिक है निर्माण का उद्योग। तो इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं, इसमें भी वही 40-50 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? कितने विशेष? तो ये 5 जो हैं आर्थिक विशेष क्षेत्र विकसित हुए हैं। नेक्स्ट है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में है। यह कहाँ है? फाल्टा विशेष पश्चिम बंगाल में है। चूँकि टाइम बहुत कम है, टाइम बचे नहीं है, आज आप लोग के 4 तारीख हो चुके हैं, आज से एग्ज़ाम शुरू हो गया है, बट आप लोग का तो 6 तारीख को एग्ज़ाम है सामाजिक वालों का, जिसका सामाजिक विज्ञान है। तो 2 दिन का टाइम बचे हैं, 2 से 3 दिन। तो मैं तनिक भी थोड़ा भी कतई भी लेट ना करूँगा और सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका ऑब्जेक्टिव टिक मराते चलूँगा। आप लोग 1-2 सेकेंड में जितना जल्दी हो सके मन में क्वेश्चन पढ़िए और अपने आप को जांच कीजिए कि मेरा सही हो रहा है कि नहीं। नहीं सही हो रहा है तो ये क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पता नहीं चलता है कौन सा क्वेश्चन छूट गया कौन सा नहीं छूट गया, इसलिए। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो यह कांडला है गुजरात में। तो पश्चिमी तट की बात किया है, तो पश्चिमी तट क्या होता है हमारा इंडिया के मैप में गुजरात आती है, तो कांडला है, ये कहाँ है? गुजरात में है। तो ये कांडला पश्चिमी तट पर स्थित है। 4 नंबर कहता है, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो कौन हो कारक? तो जनसंख्या जो क्या है अवस्थिति का कारक नहीं है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? तो भारत लोहा और इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर ए के साथ। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों की? अब की गई थी तो क्यों की गई थी? तो ये कही गई थी क्योंकि इसमें क्या है, सारे रीजन सही हैं। क्योंकि मुंबई एक पतन है, इसी की अच्छी बात है, पतन मतलब वही एयरपोर्ट, और यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। मुंबई के आसपास ही कपास का बहुत अच्छा होता है उपजाऊ। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, मुंबई में बहुत अच्छा सारे पैसे उसे हैं, बहुत सारे वहाँ पर मतलब वो बिजनेस के तरीके भी आते हैं, तो इन सभी का इसमें योगदान होगा, इसलिए सूती मिल यहाँ पर लगाया गया था। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये सीमेंट का कोई मतलब नहीं हमारा
कृषि पर। बाकी जो है सूती वस्त्र पेड़ पौधा से मिलते हैं, चीनी भी हमारे पेड़ पौधे से मिलते हैं, और जूट भी पेड़ पौधे से। सीमेंट जो होता है हम लोग अपने से बनाते हैं, ये हमारा उद्योग नहीं है, कृषि पर नहीं है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश की केंद्र है? हुगली जो है, हुगली कहाँ है? तो हुगली कौन सा प्रदेश है? तो ये कोलकाता, रिसड़ा और कोलकाता का प्रदेश का केंद्र है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो बोकारो का लौह इस्पात उद्योग, यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। तो इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? 10 नंबर का था उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो चीनी का उद्योग क्या है? उपभोक्ता का उद्योग है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमानों का उद्योग है? छोटे पैमानों का उद्योग है तो खिलौना का उद्योग। यह बड़ा उद्योग नहीं है, छोटा मोटा में भी आप खिलौना का व्यापार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल का गैस त्रासदी हुआ था तो उसमें कौन सा हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत खतरनाक गैस होता है, जिसके कारण बहुत लोगों की वहाँ मौत हो गई थी। और आज भी वहाँ पर जो लोग जन्म लेते हैं तो उस टाइप को उसमें एक बीमारी टाइप का हो गया, तो वैसे वैसे लोग अपने आप को, मतलब शरीर का जो विकास नहीं हो पाता है, तो उस टाइप में वहाँ पर अभी भी मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रभाव वहाँ पर रहता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो ये करता है कौन सा? ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये कंप्यूटर का संयंत्र करता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला था? तो ये कहाँ खुला था? राउरकेला में खुला था। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन सा करता है? तो ये सीमेंट। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है? सबसे पुरानी तो इसको जो होता है सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन था, टिस्को की स्थापना किस वर्ष किया गया था? TISCO, टिस्को की स्थापना जो हुआ था तो किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था, 1907, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? कॉटन जो पॉलिश होता है वो किस नगर को कहा जाता है? वो मुंबई को कहा जाता है, कॉटन पॉलिश। चलिए, गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है? 10 टन रस से 1 टन चीनी बनाई जा सकती है। आगे चलते हैं। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए, एट्टीवरमपल्लयाम गांव, ये एट्टीपल्लयाम गांव जो है ये शायद ये केरल के आसपास का, मतलब साउथ इंडियन के आसपास का गांव है। देख लीजिएगा इसको कहाँ पर है ये। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? तो कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला ये फुटलूस उद्योग कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस लिए है? तो अखबारी कागज के लिए है नेपानगर। चलिए 23 नंबर, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? भद्रावती में लोहा और इस्पात ये स्थापित है। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं? तो हुगली के तट पर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इसके आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो भारत में जूट के अभी तक 77 कारखाने हैं, 77। 26 नंबर, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं? रोए मतलब बाल, किस जानवर के बाल से बनाए जाते हैं? अंगोरा ऊन या खरगोश के बाल से बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। पश्मीना शॉल जिसे कहते हैं, किस जानवर के रोए से बनाते हैं? रोए मतलब बाल, बार बार यहाँ रोए लिखा गया है, तो किस मतलब भेड़ से बनाया जाता है पश्मीना शॉल। चलिए, ये तो सीटेट का क्वेश्चन था, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे चलिए। भारत में तांबा लगाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तांबा लगाने का कहाँ खुला था? तो घाटशिला में खुला था। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ का रेलवे? तो ये जमालपुर का है रेलवे है, वो एशिया में सबसे पुराना है, बहुत पुराना है जमालपुर का। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बोलेगा तो वो हो जाएगा कर्नाटक, और राजधानी उसकी हो जाएगा तो बेंगलोर। बेंगलोर जो है कैपिटल है कर्नाटक की, तो उसकी राजधानी होगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जिसे बेंगलोर के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर किस राज्य में है? देखिए, अभी भी ये क्वेश्चन था, बेंगलोर किस राज्य में, मैंने उसकी भी चर्चा कर चुका हूँ, तो कर्नाटक में है।
भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला उर्वरक जो स्थापित किया गया था तो रानीपेट एक जगह है, वहाँ पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे? दम घोटू तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है, जिसमें आदमी दम घोटने लगता है, सही से सांस नहीं ले पाता है। सलेम या सेलम जिसे कहता है किस राज्य में है? सलेम या सेलम जिसे बोलता है वो तमिलनाडु के राज्य में है। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 कहता है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी वो 1984 में हुई थी। अब कौन सी गैस रिलीज हुई थी उस समय? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड, इसकी चर्चा पीछे हमने कर चुकी है। आगे चलते हैं, सिंदरी कहाँ है? ये सिंदरी कहाँ है? तो ये झारखंड में है। जो झारखंड के निवासी होंगे, वो बिहार के भी निवासी होंगे, उनको अच्छी तरह से पता होगा कि सिंदरी कहाँ है, क्योंकि वो आसपास में ही जानते होंगे इन्हें। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य, जहाँ चीनी का उत्पादन में उत्तर प्रदेश। मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में पिछले भी चर्चा कर चुका हूँ, चीनी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वहाँ होती है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? समुद्र के निकट जो है वो भद्रावती इस्पात केंद्र है, समुद्र के निकट है। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ये एल्यूमिनियम के उद्योग में बॉक्साइट का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? बिहार राज्य के कौन सा क्षेत्र में चीनी का मिल स्थापित है? तो वो है सिवान और चंपारण में बहुत ज़्यादा चीनी के मिल आपको देखने को मिलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। सीमेंट का उद्योग से ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या पीछे भी मैंने इसका चर्चा कर चुका हूँ। तो ये क्या है? कृषि आधारित, मतलब ये भी पेड़ पौधा से, ये भी पेड़ पौधा से, ये भी पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। सीमेंट जो होता है ये पेड़ पौधा से नहीं, इसे हम लोग बनाते हैं, ये मानव निर्मित है। चलिए आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो आभूषण निर्माण है छोटे पैमाने का उद्योग है, आभूषण का जो निर्माण करेंगे वो सब छोटे पैमाने का उद्योग है। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल जो है दूध का बात कर रहा है, उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? ये दोनों किस श्रेणी में आते हैं? सहकारी उद्योग। ये सब क्या है? सहकारी उद्योग है। चलिए 2 क्वेश्चन और है, इस चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? कौन सा राज्य में वस्त्र का उद्योग नहीं है? तो ये छत्तीसगढ़ में वस्त्र का कारखाना नहीं है, कपड़े का कारखाना वहाँ पर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, और इस वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन मिलेगा। यह है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? जो सूती वस्त्र हुआ था तो किस कारण स्थापित हुआ था? तो बंदरगाह की सुविधा, सही बात है ये भी। पूंजी का उपलब्धता थी, ठीक है, जो मुंबई में हुई थी, खुला था। तो कपास निकट में उपलब्ध, ये भी क्वेश्चन मैंने पीछे अभी जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे करवा दिया था। तो इनमें से सभी जगह जो मुंबई की आधुनिक सूती वस्त्र हुआ था, तो ये 3 रीजन थे, ये तीनों रीजन के कारण वहाँ पर खोला गया। तो इस प्रकार हमने 3 चैप्टर को, ज्योग्राफी के जो मेन चैप्टर थे उसे मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया। तो आप लोग, मैं प्लीज़ एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप न करें, और जहाँ तक हो सके बहुत कम ही समय मैंने इस वीडियो को बनाया है, ज़्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा है और उसके मैंने ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। तो ये आपको एक स्टेट का जो आने वाला है 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम, तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि बहुत कम समय है। आपको एक बुक खरीद तो पाए नहीं अभी तक, और ख़रीद भी बहुत मुश्किल है। बुक खरीदिएगा, बुक को पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो सब बुक वाले और गाइड जो है, जो अलग से PDF जो मिले हैं, चाहे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जेरॉक्स निकाल लेते हैं बुक के, तो वो सब करने का टाइम अब नहीं रहा, क्योंकि इतने जल्दी एग्ज़ाम लेना है। 5-7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ चुका है, तो बचे अब 2-3 दिन, तो इतने दिन में आपको इतने कवर नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या है कि वीडियो को देखिए, और जहाँ तक हो बहुत शॉर्ट वीडियो देखिए, बहुत कम देखिए। 1 घंटा 2 घंटा वाले वीडियो तो देखना ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका नींद आने की शंका है, सही से आप कवर नहीं कर पाओगे। छोटा वीडियो देखिए, उतने में बहुत ज़्यादा आपका कवर हो जाए, वो आपके लिए बेटर है। और ये सब क्वेश्चन देखिए और माइंड में तुरंत सेटअप कर लिए। एक वीडियो को दोबारा ना देखें, ऐसा देखिए एक वीडियो को एक बार में देखें, वो क्वेश्चन आप सेट कर लें। मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 दिन बचा हुआ है, आप ज़्यादा इधर उधर भटकिए मत, इधर उधर भागिए मत, ज़्यादा वीडियो मतलब न सर्च करिए। जहाँ तक है, जो वीडियो आप सब्सक्राइब किए हैं, जो भी कुछ किए हैं, जो लाइक किए हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, किसी और सर को पकड़े हैं, तो उन्हीं को क्या करेंगे, अपना करें। और जहाँ तक हो सके ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और मैं बोला हूँ कि एक बार शाम तक में हो सके साइंस का वीडियो अपलोड करूँगा, तो साइंस वाले अपने दोस्तों को फिर शेयर करेंगे, उन्हें भी अपना लिंक दे देंगे, उन्हें भी इस चैनल का सब्सक्रिप्शन दे देंगे, वो भी सब्सक्राइब करके ऐसा वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है,
अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो बनाएंगे वो देखता हूँ मैं शाम तक में बना दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।